न मुँह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला के जिए। अब एक रात अगर कम जिए तो हैरत क्यों, यही बहुत है कि हम मशअले जला के जिए। मेरा जन्म 1956 का है। तो मेरे जीवन के बारे में यदि मैं बता रही हूँ तो आपको 1956 में जाना पड़ेगा। देश को आज़ाद हुए कुछ ही साल हुए थे। पूरा देश गरीबी, बेरोज़गारी, अभाव, संसाधन के अभाव, इन सब से जूझ रहा था और मैं 6 भाई बहनों के बीच में तीसरे नंबर की लड़की थी। पहले सभी कुछ लोग ही रईस हुआ करते थे, बाकी अधिकतर खेती किसानी करने वाले लोग हुआ करते थे। तो ऐसे ही मिट्टी में खेलते कूदते जैसे आम पुराने लोगों का जीवन बीता, मेरा भी जीवन बीता। उस समय में मेरे माता पिता जो अल्प शिक्षित थे उनको मैंने बहुत मेहनत करते हुए देखा। मेरी माँ सिलाई का काम जो उन्होंने स्कूल की कुछ क्लास पढ़ने पे सीखा था, उसी के सहयोग से हमारे 6 बच्चों के परिवार का, जो कि बहुत खाने पीने वाले थे, उनका पालन पोषण होता था। कालांतर में हम लोग सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हो गए। वो शहर से बाहर था। शहर से बाहर होने के कारण अड़ोस पड़ोस बहुत कम हुआ करता था। कुछ थे ऐसे बच्चे, तो उनमें मैं सबसे बड़ी थी। तो वहाँ से मैंने ये शुरू किया कि अपने भाई बहनों के साथ में उन 8-10 बच्चों को पढ़ाना, जिससे कि स्कूल की तरफ उनका ध्यान जाए। फिर कुछ समय ऐसा भी आया कि मेरी माता और पिता मेरे साथ नहीं रहे। मतलब माता किसी काम से बाहर रही और पिताजी नहीं रहे। तो मेरे ख्याल से मैं 10 या 11 साल की उम्र में ही एक जिम्मेदार माँ बन गई, जिसको अपने भाई बहनों की देखभाल भी करनी पड़ती थी और अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। पढ़ाई का मुझे बहुत शौक़ आया और चूँकि शहर के बाहर हम रहते थे तो मेरा कवि मन भी जागृत हुआ। जंगलों में जामुन आम ये वो खाते हुए कवि मन मेरा जागृत हुआ। तो मैंने उस समय छोटी छोटी बाल कविताएं भी लिखी, जो अभी तो उपलब्ध नहीं है मेरे पास। तो ये मुझे प्रकृति ने ही दिया। इसके बाद मैं शहर में हम लोग शिफ्ट हो गए और मेरे पिताजी इस स्थिति में उस समय नहीं थे कि इतने परिवार को पाल सके, पर पता नहीं कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि घर चलता रहा। माँ सिलाई करती रही और घर चलता रहा, मैं पढ़ती रही। और वहीं पे एक मोहल्ले की, जैसे गणेश उत्सव में संस्था बनती है मोहल्ले मोहल्ले, तो वहाँ पर मैंने कुछ नृत्य वगैरह तैयार किए और इसके द्वारा मैं नूतन कला निकेतन नाम की एक 1956 की ही संस्था है जहाँ मैं जुड़ी। अब इस नृत्य को तैयार करने के पीछे भी एक कारण है। मैं जब 9th क्लास में थी तो मेरी मैडम एक डांस तैयार करवा रही थी कंपटीशन के लिए। तो उसमें उन्होंने, मैं अच्छा डांस करती थी लेकिन मुझे उन्होंने पीछे कर दिया। वो मुझे पीछे करना मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे कभी भी पीछे हटना बुरा नहीं लगता है, लेकिन उसको पार करके आगे बढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ये हुआ कि वो डांस हम तो जीत गए, चाहे आगे खड़ी रही चाहे पीछे खड़ी रही। लेकिन मैं जिस संस्था से जुड़ी वहाँ के मैं नृत्य विभाग की सेक्रेटरी बनी। साथ में मैं वहाँ सरकार द्वारा संचालित जितने भी सोशल वर्क होते थे, एडल्ट एजुकेशन उस समय स्टार्ट हुआ था, पोषण आहार उस समय स्टार्ट हुआ था, उसके अलावा बहुत सी दीगर एक्टिविटीज़ होती थी। वहाँ मैंने 5 या 6 साल काम किया। और वहाँ अब आप सोचेंगे कि मेरे मन में सेवा भाव कैसे आया, तो ऐसा तो मैंने अपने जीवन में कभी कोई उद्देश्य लेके चली नहीं, सोचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अभाव इतने ज़्यादा थे कि सबसे पहले पेट की पूर्ति करना ज़्यादा ज़रूरी था। इसी बीच में मैं जब 17 साल की थी तभी से मैं जॉब कर रही हूँ और मैंने उस बीच में
एक भी दिन खाली नहीं छोड़ा। यानी मुझे वो तारीखें भी याद है जब मैंने एक 5 रुपए की नौकरी, पर डे की नौकरी की। उसी बीच में अपनी बीएससी कंप्लीट किया, और वो भी फर्स्ट क्लास स्टूडेंट थी। मैं स्पोर्ट्समैन भी हूँ और बास्केटबॉल भी मैं खेली हूँ। और फिर उसके बाद मैंने जो टेम्पररी जॉब है वो छोड़ा और मैं सिलेक्ट हो गई गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब छोड़ा तो बैंक में सिलेक्ट हुई, तो आखिर तक मैं बैंक में ही काम करती रही। मैं जहाँ भी रही, मेरे ख्याल से 97 तक 1997 तक मैं जहाँ भी रही तो प्राय मैं अकेली महिला ही रही। तो इस कारण से बहुत सी बातें भी होती थी। तो मैं लोगों का मन जीतने का इस तरह प्रयास करती थी कि मैं लोगों की उन तकलीफ़ों को, जो उनकी मानसिक भी हो और उनके काम की भी हो, तो मैं उन लोगों की हेल्प किया करती थी। और ये मेरा स्वभाव भी है, मैं किसी को दुख में नहीं देख सकती थी। फाइनेंशियल तो नहीं, बाद में किया, जब बैंक में मेरे पास राशि जमा हो गई तो किया, लेकिन उसके अलावे मैं जितना भरसक हो सकता था अदर तरीके से जो भी होता था तो मैं उनकी हेल्प किया करती थी। तो अब आप सोचेंगे कि मैं समाज सेवा की दिशा में कैसे गई, तो मेरा ये कहना है, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो ये पंक्तियाँ गाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ ये है कि आप खुद अपने बारे में भी सोचेंगे तो पाएंगे कि बचपन से कोई उद्देश्य अपने आप पैदा नहीं होता। जिस दिशा में मेरा जीवन मुझे ले गया उसमें प्राथमिकता भोजन यापन की थी, भोजन और जीवन यापन की थी, और उसी को करते हुए जो मुझसे बन पड़ा वो मैं करती चली गई। यानी ये कहना चाहिए, माता पिता ने मुझे जो सेवा भाव दिया, उस भाव ने मेरे अंदर जो संस्कार डाले, हम सभी भाई बहनों का स्वभाव कुछ इसी तरह का है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, कभी कभी कई लोग ऐसे थे जो अपना दुख बोलने मुझे आते थे। मैं नहीं समझती थी, बाई गॉड मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मेरे व्यक्तित्व में कोई एक ऐसी ख़ास बात है कि लोग अपनी तकलीफ़ें मुझे बोलते हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि जाते जाते कई लोग ये भी बोल जाते थे कि घई मैडम, आपसे आके हमने बात की ना तो बहुत अच्छा लगा। और किसी ने मुझे बीपी की टैबलेट भी बोला है, और तो बहुत कुछ बोला है। जैसे मेरी आदत थी कि भोजन बांट के खाना, चाहे लंच टाइम में यदि कोई नया एम्प्लॉई है, बच्चा है, बाहर से आया हुआ भूखा है तो अपना टिफ़िन उसको दे देना, खुद को चूड़ा नमकीन बुला के खा लेना और झूठ बोल देना कि नहीं मेरे को भूख नहीं है। ऐसे मैंने लंबे समय तक इस तरह के भाव के साथ में काम किया। और कई बार जैसे हमारी बैंक में, मैं बैंक एम्प्लॉई रही हूँ, तो बैंक में यदि बाहर के लोग ऑडिटर वगैरह आते थे तो उसमें से एक ऑडिटर है जिसका नाम मुझे ध्यान आ रहा है, नायर, मिस्टर नायर है। उन्होंने मुझे कहा कि ये माँ है, माँ का स्वरूप है। तो ऐसे मुझे बहुत सी चीज़ें मिली, पर मैं ईमानदारी से कहना चाहती हूँ, मुझे कभी इस चीज़ का ना घमंड हुआ और कि मुझे लोग इस तरह का बोलते हैं तो मुझे क्या नाम से अपने को उसी रूप में प्रस्तुत करना, यानी अपने को तैयार करना, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मैं अपने जीवन में जो अच्छाई है वही मेरी सच्चाई है। और मेरे आसपास जो कुछ ऐसी तकलीफ़ में पड़ी महिलाएं भी जैसे आती थी तो मैं उनको रास्ते बताती थी। अभी एक घटना और मुझे याद आ रही है कि एक दिन एक बाई मेरे घर आई और वो हमेशा हंसती मुस्कुराती आती थी। तो मैंने देखा उसको बहुत चोटें लगी हुई है। तो मैंने उससे पूछा कि तुझे इतनी चोटें क्यों लगी है? तो बोले मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा। तो वो अच्छी हट्टी कट्टी थी। मैंने कहा तू तो इतनी हट्टी कट्टी है और अपने हस्बैंड का हाथ नहीं रोक सकती? तो
उसको मैंने मजाक मजाक में ऐसा ही सिखा दिया। मैंने कहा अगली बार जब वो तुझे मारने आएगा ना तो आसपास कुछ भी पड़ा होगा तो उसको उठा के उसको डराना, ये नहीं बस सिखाया कि मारना। कुछ दिन बाद, महीना 15 दिन बाद वो फिर आई, वो बड़ी खुश थी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले दीदी आपने ऐसा हुनर मुझे बताया कि जब वो मुझे मारने आया तो मैंने एक बड़ा पत्थर उठा के उसको डराया कि वो मैं तुझे इससे मारूंगी। और उस दिन से उसके हस्बैंड ने उसको मारना बंद कर दिया। और अब तो वो बहुत, मतलब उसके बच्चे वगैरह की दुकानें हैं, संपन्न हैं। तो ऐसे हमारे बोलने से कई बार कई लोगों का फ़ायदा हो जाता है। अब मैं इसके बाद एक बात और बताना चाहती हूँ। रिटायरमेंट के पहले पहले मेरे मन में आया कि अब मैं रिटायर हो जाऊँगी तो फिर मैं करूँगी क्या? मैं खाली बैठने वाले लोगों में से तो थी नहीं। तो मैंने एक समिति, जो कि किटी पार्टी समिति थी, उसको ज्वाइन की और वहाँ के लोगों को ये मोटिवेट किया कि आप लोग ठीक है एंजॉय करते हो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन समाज के प्रति हमारा भी तो कोई दायित्व बनता है, तो क्यों ना हम महीने में कोई एक अच्छा सा काम कर लिया करें। तो इस उद्देश्य से मैंने कुछ काम पहले से ही जुड़ के करना शुरू किया और अच्छी चल रही है वो समिति। हाउस वाइफ्स हैं अधिकतर, लेकिन अपनी क्षमता के, अपने समय के हिसाब से अपनी घरेलू जिम्मेदारी निभाते हुए, क्योंकि मैं सोचती हूँ छोटा छोटा काम भी बहुत बड़ा होता है। और फिर मैंने ये सोचा कि यदि मैं, अभी तो हाथ पैर मेरे चल रहे हैं, बाद में यदि मैं लाचार हो गई तो मैं, माने जैसे बाहर नहीं जा सकती, अभी तो उड़ती फिरती हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी? तो मैंने पेंटिंग सीखना शुरू किया और सीख रही हूँ वो। और मैं क्लासिकल मैंने सीखा था, पर अब मैं इंस्ट्रूमेंट सिंथेसाइज़र बजाना भी सीख रही हूँ, जिससे कि जब मैं अपने घर में अकेली रहूँ तो और कोई इधर उधर न जा पाऊँ या किसी के सहारे से जा पाऊँ, तो मेरा समय काटने के लिए ये 2 विधा मेरे काम आएगी। हो सकता आंखें भी साथ न दे, ज़्यादा किताबें भी न पढ़ सकूँ। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैं 7th क्लास में थी तब से मैं नॉवेल पढ़ती हूँ। और मैंने जहाँ हम रहते थे वहाँ की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में अंग्रेजी और हिंदी की इतनी किताबें पढ़ी है, बहुत, वो सारी चीज़ें मेरे बहुत काम आ रही हैं। हर बच्चे को, जो हमारे साहित्यकार हैं, कवि हैं, और मेरे को उर्दू शायरी में भी बड़ा इंटरेस्ट है, मैंने उनकी भी सारी किताबें पढ़ी है। अब मुझे ऐसा लगता है मौका नहीं पड़ा कि मैं याद रखूं, नहीं तो मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सुना सकती थी। तो इस तरह मेरे भीतर हर बार हर चीज़ खिंच के चली आती रही, और मैंने जो अपने जीवन में जिया वही मेरे बच्चों को भी दिया। मेरा सबसे बड़ा गर्व मेरे बच्चे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो मेरी आत्मा को बहुत खुशी देते हैं। मुझे प्रसिद्धि, संपत्ति, रुपया पैसा ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। मैं किसी के वैभव से भी ज़्यादा प्रभावित नहीं होती। मुझे ये लगता है कि मेरे बच्चे भी ये सीखें कि वो अपना तो करें ही, साथ में जब जैसा मौका मिले दूसरे की मदद करें। तो मेरी सबसे बड़ी पूंजी यही है। और मुझे मनुष्य का ये जीवन ईश्वर का मैं अनमोल उपहार मानती हूँ। और हर किसी से मेरा यही कहना है कि पशुवत मत जिए। ऐसा नहीं है कि मज़दूर भी कोई अच्छा काम नहीं करता। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे लोग भी, माने जैसे मोहल्ले में किसी को तकलीफ़ हो तो सारा लेबर क्लास उनकी हेल्प करने के लिए जुट जाता है। ये भी एक सेवा है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बैनर लगा के ही जाएं या कोई बड़ा टैग हमारे साथ लगा हो तो ही सेवा हो। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि कहीं बाढ़ या कुछ ऐसी दुर्घटना होती है तो उस एरिया के सारे लोग उठ के और लोगों को अस्पताल पहुंचाना या उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना, ये सब करते हैं। ये भी एक सेवा है। इसका समग्र रूप हम लोग किसी बैनर के तले करते हैं, वो भी एक अलग चीज़ है, मगर लोगों में सेवा भावना होती है, मेरे ये कहने का मतलब है। तो ऐसे लोगों को चुन के इकट्ठा करना भी बहुत अच्छी बात होती है। और मैं उसमें
मतलब अपना कहना चाहती हूँ मेरी यह स्वभाव है कि मेरे जैसे जैसे लोग मेरे से जुड़ते जाएं। एक लड़की का भी मुझे ध्यान आ रहा है, उसके पिताजी का पूरा कारोबार डूब गया था, बड़े प्रतिष्ठित लोग थे, उनका कारोबार डूब गया था। मैंने उसको, और फिर बाद में उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई, तो 12th तक वो पढ़ी थी लड़की, तो मैंने उसको कहा तू ग्रेजुएशन भी कर और साथ में, अब हेल्प तो नेचुरली मैं भी करूँगी, साथ में मैंने उन तीनों भाई बहनों को आगे काम दिलाने का प्रयास किया इसी शहर में, और होते होते अब उनके 2 मकान हैं पक्के, यानी 8-10 साल पुरानी बात है। 2 मकान हैं, लोग बैंक में थी, लोन वगैरह भी मिल गया, मकान है, अच्छे पढ़े, और तीनों की शादी भी हो गई है। तो ये मेरे जीवन की उपलब्धता है, और बस यही मेरा जीवन है, हंसता खेलता मुस्कुराता। और मैं चाहती हूँ सब लोग सभी धर्म को सम्मान दें। मेरे पिताजी के धर्म के बारे में अब ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी थोड़ा सा, कि लोग जो है ना खुद ही अपने को बांध लेते हैं। ईश्वर कभी नहीं कहता कि मैं इस रूप में हूँ या उस रूप में हूँ, ईश्वर का रूप एक ही है। मेरे साथ में सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार में भी काफ़ी अलग अलग धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, और मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बाकी जो ऊपरी चीज़ें होती हैं ना, वो मेरे लिए मायने नहीं रखती। मुझे लगता है कि ईश्वर खुद चुनता है, इसको मैंने कई बार अनुभव किया है। सवाल ही नहीं उठता, जो एक छोटी सी उम्र में लड़की उस ज़माने में जहाँ पे लड़कियों का घर के बाहर भी निकलना बड़ा ख़राब माना जाता था, नौकरी करने गई, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो तरह तरह की परिस्थितियाँ भी आती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है ईश्वर में हमेशा मेरे साथ चलता था, अभी भी चलता है। मैं जो मांगती हूँ मिलता है। हाँ, प्रयास तो करना पड़ता है, और कठिनाई भी बहुत आती है, तो मैं ये सोचती हूँ कठिनाइयों का रोना रोना कोई मतलब मायने नहीं रखता, क्योंकि जब आपके पास खाने को नहीं है तो सबसे पहले तो आप काम करके उसको अर्न करने की कोशिश करोगे। हम तो उस ज़माने में उठ गए जब तो रोज़गार ही नहीं थे। पढ़ने लिखने के बाद लड़के ये सोचते थे कि हमको कहीं से कॉल लेटर आ जाए। तो हर एक को आजकल जैसे सुनने में आता है कि बच्चे बिगड़ गए या जो भी ख़राब हो गए, या नहीं, संतुष्टि होना ज़रूरी है। आप जो हैं आप उस स्थिति में संतुष्ट हो और उसमें से रास्ता निकालो, यही सबसे अच्छा तरीका होता है। तो आगे आपके रास्ते खुलते जाते हैं। और हाँ, इस बीच में मेरी शादी भी हो गई थी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उनका यदि सहयोग नहीं होता तो मैं इतना अच्छे से बात भी नहीं कर पाती और यहाँ भी नहीं होती। बस, थैंक यू।